अभी यहाँ पे कौन है? अभी हम लोग कोई नहीं है यहाँ पे। नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि सरकारी अस्पतालों में जो दवाएं आती हैं उनको डॉक्टर लोग जो मरीज आते हैं वहाँ उनको फ्री में दी जाती है, परंतु 1250 हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर दवाएं आती तो हैं परंतु वहाँ पर दवाएं एक्सपायर हो जाती हैं। इसी मामले को लेकर प्रदीप खंडेलवाल के द्वारा आज सुबह कुछ वीडियो वायरल किए गए थे उनके पास, जहाँ से भी आया वो वीडियो। ये तो अब हम उनसे ही चर्चा करते हैं कि कहाँ से क्या वीडियो आया और क्या मामला था पूरा। तो प्रदीप खंडेलवाल जी, ये बताइए कि 1250 हॉस्पिटल में जो दवाएं एक्सपायर रखी हैं, कुछ पत्रकार गए थे वहाँ पे, उनके द्वारा एक्सपोज किया गया था और उसके बाद में ये वीडियो आपने वायरल किया, क्या कहना है? देखिए, जिस वक्त वीडियो को जब देखा गया तो वीडियो में बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे थे। इतनी भारी मात्रा में आप देख रहे हैं वीडियो में कि एक्सपायरी दवाई पड़ी हुई है। और आप आज मैं देखता हूँ, कई बार हम गए हैं अस्पताल में, जब डॉक्टर वहाँ दवाई लिखता है तो वो 4 दवाई लिखता है तो वहाँ कभी 2 दवाई मिलती, कभी 1 मिलती, कभी मिलती नहीं है कि ये हमारे स्टॉक में उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे क्या कारण है कि जो दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं वहीं दूसरी तरफ मरीज को दवाई नहीं मिल पाती है। ये सारा का सारा पैसा जो आता है ये पीड़ित मानवता के लिए आता है, बीमार मरीजों के लिए आता है, गरीब मरीजों के लिए आता है। और ऐसे में आप देख रहे हो कि इतनी सारी दवाइयाँ फेंकनी पड़ रही हैं एक्सपायरी करके, मरीजों को मिल नहीं पा रही हैं। तो ज़रूरत की दवाई की जगह ये फालतू की दवाई खरीदी क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये बताइए कि सरकार के द्वारा पैसा ग्रांट किया जाता है और लाखों रुपए मिलते हैं दवाओं के नाम पर, परंतु ये दवाएं मरीजों को क्यों नहीं बांटी? देखिए, दवाइयाँ जो हैं वो मरीजों को मिलती हैं, लेकिन उसकी मात्राएं जो है ना, मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि आप पर्चा बनवाइए, पर्चा बनवा के डॉक्टर उसमें 4 दवाई लिख देगा। 4 दवाई लेके जब आप काउंटर पे जाएंगे तो हो सकता है आपको 2 ही दवाई मिले, हो सकता है 1 ही मिले, हो सकता है कि मना भी कर दें और हो सकता है 4 भी मिल जाए। कई बार सिचुएशन ये आ जाती है, हमें अक्सर भी देखने को यही मिला है कि जब भी हम जाते हैं डॉक्टर अगर 4 दवाई लिखता है तो 4 में 2 मिलती है, 2 बाजार में 2 मिलती है। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि एक तरफ आप देखिए कि इतना लाखों रुपए का जो है दवाएं एक्सपायरी करके फेंकी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कई दवाएं जो है अनुपलब्ध है अस्पताल में। ऐसे में जो दवाई एक्सपायरी करके फेंकी गई, अगर तरीके से उसके पैसे का इस्तेमाल होता तो शायद जो है मरीज को पूरी दवाइयाँ मिलती रहती और तरीके से कंजप्शन भी दवाइयों का होता और ये एक्सपायरी करके फेंकने की जरूरत नहीं होती। वहीं एक दूसरा मामला आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। निजी अस्पताल में एक तरीके से सिर्फ 200 हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन एक्सपायर हुए थे। वहाँ स्टोर कीपर को सस्पेंड किया गया, हटाया गया, उसे दवाई बांटने में लगा दिया गया। लेकिन यहाँ आप देखिए 1250 में इतना बड़ा मामला होने के बाद भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है जो ये लाखों रुपए का पब्लिक का नुकसान किया गया है, आखिर इसकी भरपाई करने की जवाबदारी किसकी है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये इतनी जो दवाएं मंगवाई करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की जो दवाएं हैं, यहाँ पर इनको मरीजों को नहीं बांटना, कहीं ना कहीं जो अधिकारी लोग हैं इसमें मिली भगत हो सकती है। इसमें बिल्कुल देखिए, मिली भगत तो है। जब तो ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ खरीदी गई, जो दवाइयों की मात्रा, मान लीजिए आपके पास अगर पैरासीटामोल 1 लाख की अगर खपत है महीने भर में, तो आप 1,10,000 मंगा लीजिए। क्या ज़रूरत है उसको आप 5 लाख 10 लाख की क्वांटिटी में खरीदें और खरीद करके एक्सपायर करके फेंकें? ये तो देखिए सामने मामला आ गया तो आपको दिख भी रहा है कि इतना बड़ा जखीरा दवाइयों का एक्सपायर है। इसके पहले वहाँ क्या चल रहा होगा, कितनी दवाइयाँ फेंकी गई होंगी, कहाँ से क्या दवाइयाँ, किस तरह की वो दवाइयाँ थी, किस मरीजों को उस दवाइयों का लाभ मिल सकता था। ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि ये सारी जो दवाई है, ये दवाई अगर इतना बड़ा जखीरा है, इसका मतलब 1250 जो है अस्पताल में दवाइयाँ निरंतर जारी होता ही होगा। अच्छा, तो ये क्या सिविल सर्जन के ऊपर कार्रवाई हुई थी इन सब मामलों को लेकर? बिल्कुल, देखिए इतना बड़ा मामला है, लाखों रुपए की दवाइयाँ जो है एक्सपायरी होती हैं, इसके लिए जवाबदार कौन है? इसके लिए जवाबदार जो है सिविल सर्जन ही है। उनकी देखरेख में सारा काम होता है, क्योंकि वो कोई डॉक्टरी प्रैक्टिस तो करते नहीं है। प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर अलग हैं, बाकी व्यवस्था करने का काम इनका है। जब व्यवस्था करने का काम इनका है तो इससे रिलेटेड सारी जवाबदारी इनकी है। इनको भी हटाया जाना चाहिए, निलंबित किया जाना चाहिए। और जो दवाइयाँ एक्सपायर हुई हैं इसकी रिकवरी भी इन्हीं लोगों से किया जाना चाहिए, स्टोर के कर्मचारियों और सिविल सर्जन। अच्छा, ये बताइए कि सीएमएचओ का इस मामले को लेके क्या रुख रहा हो? आपकी बात हुई, हमारी भी कुछ बातें हुई, हम भी आपको बताएंगे। प्रभाकर तिवारी जी जो हैं, आपकी कुछ बात देखिए, सीएमएचओ को मेरे द्वारा फ़ोन लगाया गया था, लेकिन सीएमएचओ के द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया। मैंने
3 या 4 बार बात करने की कोशिश की, चारों के चारों बार फोन नहीं होता है, इसलिए मैं CMHO के रुख की जानकारी आपको अभी दे दी है। तो हमारे द्वारा तो खैर बात की गई थी सुबह, जो आपने वीडियो वायरल किए थे उन सब मामलों को लेके हमने राकेश श्रीवास्तव जी को भी फ़ोन लगाया था, जो सिविल सर्जन है, और हमने जब सिविल सर्जन जी को लगाया तो उनका 3-4 बार फ़ोन बंद था। उसके बाद में हम लोग काफ़ी समय तक उसको 4-5 बार और प्रयास रहे कि उनसे बात हो जाए, परंतु उनका मोबाइल जब भी हमने लगाया तो स्विच ऑफ था। फिर हमने प्रभाकर तिवारी जी को लगाया तो उन्होंने बोला कि मामला मेरे संज्ञान में है, परंतु एक बात ये आ रही कि इस मामले को लेकर उनको इस मामले को लेकर कार्रवाई तो करनी चाहिए, इस मामले पर तो कुछ बोले नहीं वो। बिल्कुल, देखिए शासन स्तर पे, प्रशासन स्तर पे इस पर कार्रवाई होना चाहिए थी। इतनी बड़ी मात्रा में दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं और उसके बाद जो है सिविल सर्जन अपना फ़ोन बंद कर लेते हैं वीडियो वायरल होने के बाद। तो एक ये निंदनीय और चिंता का विषय है कि मतलब अधिकारी इस टाइम भाजपा शासन में कर क्या रहे हैं, क्या पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, और लिप्त हो गए तो इस कदर लिप्त हो गए हैं कि मतलब जब जवाबदेही की बारी आए तो जवाब से बचने की कोशिश करो, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लो। वहीं दूसरी तरफ जहाँ जो सिविल सर्जन के साथ साथ जो CMHO है, CMHO के द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया, तो एक ये शर्मनाक घटना है कि इसके जिस पर कार्रवाई होना चाहिए, इसको जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रहे हैं, जो साफ तौर पर इशारा करता है कि एक बड़ा भ्रष्टाचार 1250 अस्पताल में चल रहा है और जिसके सरगना सिविल सर्जन और स्टोर के कर्मचारी। अच्छा, राकेश श्रीवास्तव जी से भी कई बार कई लोगों के द्वारा RTI भी मांगी गई है, परंतु वो RTI का जवाब नहीं दे देते हैं, कहते हैं पर्सनल जानकारी हमसे आके डायरेक्ट बात करो। इस मामले को लेके क्या कहेंगे? देखिए, RTI मेरे द्वारा भी लगाई गई, मुझे भी जवाब नहीं दिया गया। यहाँ मैं सबसे बड़ा खुलासा आपको करना चाहता हूँ, जो नगर के कई बड़े समाचार पत्रों ने भी छापा, मेरे द्वारा RTI में कई माह पूर्व ये जानकारी मांगी गई थी कि जो ये अभी यहाँ पे इनके पार्किंग की वसूली करने वाला ठेकेदार है, उससे संबंधित दस्तावेज, क्योंकि मेरे को अंदरूनी जानकारी मिली, जबकि चलते हुए ये पता चला था कि ये पूर्व में भी जो है पार्किंग के नाम से ठेका लिया था और ये पैसे खा गया। इसके द्वारा जो है अस्पताल में पैसे जमा नहीं कराए गए, तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अब वो ब्लैक लिस्टेड की जानकारी हमने जब मांगी तो हमें जानकारी नहीं मिली और दोबारा उसी ब्लैक लिस्टेड को ठेका दे दिया। और तीसरी और मज़ेदार बात यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार जो अभी भी वर्तमान में शायद 1250 का पैसा बाकी है और वो हमीदिया अस्पताल में जाके जो है पार्किंग का ठेका संचालित करता है। तो ये बताइए, कोई भी व्यक्ति जो भी मरीज होता है सबसे पहले अस्पताल जाता है तो वो पर्ची कटवाता है, अपना नाम लिखता है, जो रजिस्टर में प्रॉपर एंट्री तो रहती होगी ना, ऐसे कटते हैं जब 10 रुपये शुल्क लगता है, शायद मेरे ख्याल से पर्चा जो कटता है, तो उसमें प्रॉपर एंट्री होती है, तो वो एंट्री भी लोगों के द्वारा मांगी गई, परंतु वो भी नहीं दिखाते, क्या कारण है? देखिए, सारी एंट्रियाँ जो है ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, डेटा सारा का सारा ऑनलाइन है। आप चाहे 10 रुपये दें या आपका पर्चा BPL कार्ड है या आप जो है आयुष्मान धारक हैं तो आपका पर्चा फ्री बनता है, उसका भी डेटा रिकॉर्ड में रहता है। जब भी आप वहाँ जाएंगे तो जब मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे तो मोबाइल नंबर डलवाने के पूरे खानदान की कि कब कब इलाज कराया और किस किस से इलाज हुआ उसकी सारी डिटेल आ जाती है। सारी की सारी जो है जानकारियाँ ऑनलाइन सिस्टम में मौजूद है। ये कहना गलत है कि वहाँ जानकारी नहीं तो वो RTI में क्यों नहीं देते? अब RTI में देखिए, कहीं ना कहीं मैं अभी आपको बताया जो भ्रष्टाचार के चलते हुए कहीं ना कहीं उसमें संलिप्तता पाए जाने के चलते हुए ये सब जानकारियाँ नहीं दी जा रही हैं। आजकल RTI के संबंध में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, अधिकारियों ने बड़ा एक गोलमोल का जवाब तैयार कर लिया है। वो जवाब तैयार कर लिया है कि संबंधित की जानकारी व्यक्तिगत है उसे उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, जबकि RTI के नियम के अनुसार सारी जानकारियाँ कोई गोपनीय नहीं है। सिर्फ जानकारियाँ वो गोपनीय हैं जिसमें देश हित को खतरा है या किसी की जान को खतरा है, वो जानकारियाँ नहीं दी जा सकती, ये स्पष्ट उल्लेख है। इसके बाद भी उस नियम का हवाला देते हुए बार बार ये जानकारी छुपाते हैं, जानकारी देने से बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कहीं अगर जानकारी दी तो ऐसा नहीं हो कि बड़ा भ्रष्टाचार हमारा सामने है। बार बार ये 81J लगा देते हैं। बिल्कुल, 81J इसीलिए लगाई जाती है कि ये व्यक्तिगत जानकारी है, ये उसकी पर्सनल जानकारी है, ये हम साझा आपसे नहीं चाहते। भाई आप एक बात और ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने सुबह वीडियो वायरल किए थे, वो वीडियो आपको कहाँ से मिला? और ये कुछ लोग जो है अंदर जब कवरेज कर रहे थे तो उनको बाहर से भी बंद कर दिया गया है, वो पुलिस के आने के बाद में छूटे, और कुछ लेन देन का भी कुछ मामला है, क्या आपको क्या पता है? देखिए, इस सारे मामले में जो जानकारी है वो जानकारी ये आई है कि कुछ पत्रकारों को इसकी जानकारी मिली कि एक्सपायरी दवाइयाँ 1250 में बड़ी मात्रा में पड़ी हुई हैं, जिन्हें बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो है वहाँ पे उसको जाके कवरेज करने पहुँचे।
जब वो कवरेज करने अंदर पहुँचे और जहाँ हमने जाके जब देखा कि दवाइयाँ एक्सपायरी हैं और इतनी मात्रा में है, तो तभी पता चला बाहर से कर्मचारियों ने गेट बंद कर दिया। सिविल सर्जन के कमरे में जाके FIR टाइप कराने की कोशिश की, आवेदन तैयार कर लिया। पत्रकारों ने जब देखा कि इनको अंदर बंधक बना लिया है, तो इनके द्वारा जो है डायल 100 को फ़ोन किया गया। डायल 100 ने आके इनको बंधक मुक्त कराया। बंधक मुक्त कराने के बाद जो लेन देन जो भी इनका बीच में हुआ है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये तय है कि जब इतना बड़ा मामला था तो कहीं ना कहीं बड़े लेन देन करके इसको दबाया गया। तो क्या कुछ लेन देन की जानकारी आपको देना चाहिए कि भाई क्यों नहीं FIR कराई, क्यों सिविल सर्जन को भी FIR करानी चाहिए थी? देखिए, साफ तौर पे बड़ा सवाल है कि पत्रकार कुछ अगर कवरेज करने जाते हैं और पत्रकार कवरेज कर रहा है, ऐसे में कहीं भी कोई पत्रकार कवरेज करने जाएगा और उसे बंद करके कह दिया जाएगा कि चोरी करने आया, तो क्या वो चोरी मान्य होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये है कि पत्रकारों के दिल गुर्दे भी शायद मेरे ख्याल से इतने नहीं रहे होंगे कि वो उसको बर्दाश्त कर पाते। उन्हें लगा कि थाने में बंद कर देंगे, FIR कर देंगे, हम परेशान हो जाएंगे, जबकि हमने कुछ किया ही नहीं। इसके चलते हुए ये सारा का सारा मामला दबाया गया। और वहीं दूसरी तरफ जब ये सब मामला दब रहा था तो साफ जानकारी के अनुसार भोपाल के बड़े समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा मध्यस्थता करा के इस मामले को दबाया गया, जिससे ये मामला उछल नहीं पाया और जो दोषी थे उन पर कार्रवाई हो नहीं पाई। अच्छा, ये वीडियो कितने दिन पुराना है? देखिए, वीडियो की जानकारी मैं ये नहीं कह सकता कि वीडियो कितने दिन पुराना है। मेरी समझ के हिसाब से ज़्यादा जो है हफ्ते 15 दिन महीने भर पुराना की संभावना एक बार व्यक्त की जा सकती है। लेकिन वीडियो ताज़ा है क्योंकि उसमें जो एक्सपायरी वाली जो दवाइयाँ दिख रही हैं वो 8वें महीने की आ रही है। अगर आप उसमें वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा एक बॉटल उठाई जा रही है जिसमें अगस्त की एक्सपायरी है। तो ये ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, क्योंकि जब एक्सपायरी दवाई का मामला है और अगस्त को दवाई एक्सपायरी हो रही है तो निश्चित तौर पर ये वीडियो जो है ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन ये वीडियो वायरल नहीं हुआ तरीके से और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई। आज इसी को सोच को लेकर मैंने वीडियो को वायरल किया है और मैं ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसके जो दोषी हैं, जो इसके आरोपी हैं, जिनके द्वारा ये भ्रष्टाचार करके दवाइयों को एक्सपायर किया गया है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो ये बताइए कि और भी भ्रष्टाचार तो हॉस्पिटलों के अंदर होते हैं, सभी परेशान होते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार सब अस्पतालों में है, लेकिन क्या होता है कि इन्हें गिने मामले सामने आ पाते हैं और अगर इन्हें गिने मामले जो सामने आते हैं अगर उस पर ठीक तरीके से कार्रवाई हो जाए तो मेरा मानना ये है कि दूसरे अस्पताल वाले जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनमें भी प्रेशर रहती है, उनको भ्रष्टाचार में रोक रहती है। लेकिन भाजपा शासन में तो आप देख रहे हो, आपके सामने दाखिला वाला, उसके बाद जो है छोटे तालाब में एक्सपायरी दवाई वाला मामला भी उठाया, लेकिन आज दिनांक तक कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। उसका साफ मतलब है कहीं ना कहीं जो है मंत्री नेता जो है इससे रैकेट से जुड़े हुए हैं और पैसा नीचे से ऊपर तक बंदर बाट की तरह जा रहा है। आपको क्या लगता है सिविल सर्जन पे राकेश श्रीवास्तव पर कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई करना शासन का काम है, हमारा काम तो कार्रवाई की मांग करना है, जो हम आपके चैनल के माध्यम से भी कर रहे हैं, हर जगह से भी कर रहे हैं। कार्रवाई होना चाहिए और ये कार्रवाई नितांत आवश्यक है ताकि अन्य जगह चलने वाले भ्रष्टाचार वर्तमान में आप क्या देखने गए थे कि जो एक्सपायरी दवाएं अभी भी वहीं पे हैं या इनको डिस्पोज कर दिया गया? नहीं, देखिए, वीडियो पर्याप्त थे और पर्याप्त वीडियो में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि दवाइयाँ एक्सपायरी हैं। एक्सपायरी दवाइयों का जब वीडियो साफ तौर पर नज़र आ रहा है तो बाकी आगे कोई तफ्तीश करने की उसको ज़रूरत पड़ती नहीं है। और अगर एक्सपायरी दवाई नहीं थी तो क्या ऐसा कारण था कि पत्रकारों को बंधक बनाया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में मोहन जी की सरकार है तो क्या वो कार्रवाई करेंगे कुछ इस मामले में? देखिए, मोहन यादव जी से बड़ी मध्य प्रदेश की सभी जनता की बड़ी आशाएं जुड़ी हुई हैं। लगातार जैसे ताबड़तोड़ आके उनने जो है एक्शन लिए और कार्रवाई की तो वो काबिल तारीफ है। अब ये आज का जो सब्जेक्ट आ रहा है एक्सपायरी दवाइयों पे, इस पर कार्रवाई करते हैं तो साफ तौर पे दिखेगा कि जीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं और अगर ये यहाँ रुकते हैं तो लगेगा कि पिछली सरकार की तरह ये भी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ में प्रदीप खंडेलवाल, जिनके द्वारा बताया गया कि भ्रष्टाचार हो रहा है और राकेश श्रीवास्तव जो हैं सिविल सर्जन, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए इस मामले को लेकर। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब कार्रवाई करते हैं। तब तक देखते रहिए गुड लक मीडिया न्यूज़।